बुलेटिन का आगाज इस खबर के साथ कि नौ मुंतखब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मुर्तज़ा वहाब को पीपल्स पार्टी का पहला मेयर कराची होने का एजाज़ हासिल। तकरीब हलबरदारी 2 घंटे बाद होगी। गुलशन जिनाह पोलो ग्राउंड में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। धीमी तबीयत, नरम लहजे और मुदल्लल बात करने वाले मुर्तज़ा वहाब का बचपन कराची में गुजरा। वो 25 दिसंबर 1983 को मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वहाब सिद्दीकी के घर पैदा हुए। इनकी वालिदा फौजिया वहाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरगर्म रहनुमा रह चुकी हैं। मुर्तज़ा वहाब ने जामिया कराची से B.Com करने के बाद LLB की तालीम के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में दाखिला लिया। बादशाह लिंकन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। वो 2015 से सियासत में सरगर्म हुए, जब इन्हें वज़ीर आला सिंध का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। 2017 में मुशीर बराए कानून और एंटी करप्शन बने, जबकि 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को सेनेटर मुंतखब करवाया। मुर्तज़ा वहाब मुख्तलिफ महकमों में वज़ीर आला सिंध के मुशीर रहे, जबकि 2021 से हुकूमत सिंध के तर्जुमान और मुशीर कानून हैं। वो 5 अगस्त 2021 से 8 दिसंबर 2022 तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन रहे, जहाँ से मुस्ताफी हो गए थे। इन्होंने 2018 के आम इंतखाबात में सूबाई असम्बली हल्का 111 से हिस्सा लिया और 8500 से जायद वोट लेकर इलेक्शन हार गए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी में धीमी तबीयत और मुदल्लल बात करने वाले रहनुमा तस्लीम किए जाते हैं। कराची के शहरियों की बड़ी तादाद बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मेयर बनने की सूरत में शहर के मसाइल हल होने की उम्मीद रखती है। आजिज़ जमाली, सिटी 21। कराची के नौमंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब आज डिप्टी मेयर सलमान मुराद आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हलबरदारी 2 घंटे बाद होगी। गुलशन जिनाह पोलो ग्राउंड में तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 20 फुट चौड़ा और 30 फुट लंबा स्टेज सजा दिया गया है। सोफे और सैकड़ों कुर्सियां रख दी गई हैं। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए गुलाबी कालीन भी बिछा दी गई है। दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। SS साउथ असद रजा ने ग्राउंड 5 का सिक्योरिटी का जायजा लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध काबीना के अरकान शिरकत करेंगे। तफसीलात जानेंगे। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा, तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? जी हाँ, देखें, आज शहर में एक बड़ी तकरीब होने जा रही है और ये तकरीब शहर के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद इनकी तकरीब हल्फ बर्दारी है। यहाँ पोलो ग्राउंड को बाकायदा सजाया गया है। पोलो ग्राउंड पे और कुर्सियाँ रख दी गई हैं, लाइट्स लगा दी गई हैं, पानी के फव्वारे चल रहे हैं और मेहमानों की आमद का इंतज़ार है। मैं आपको बताऊं कि मीडिया को एक्सेस नहीं दिया गया है, मीडिया के कैमरे अंदर नहीं है, अलबत्ता बताया गया है कि लाइव PTV के ज़रिए होगा। तो हम इस वक्त बाहर मौजूद हैं, पोलो ग्राउंड के बाहर मेन गेट से आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं या सूरत हाल बता रहे हैं। मेयर और डिप्टी मेयर दोनों का हल्फ होगा और इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर कराची की इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद होगी, जो इनसे ये इंतज़ामिया हल्फ लेगी। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इस तकरीब में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पे यहाँ पर पहुँचेंगे। खुसूसी तौर पे उनको मदऊ किया गया है। मुर्तज़ा वहाब और सलमान अब्दुल्ला मुराद के अलावा यहाँ से मुंतखब पीपल्स पार्टी के टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, बल्दियाती नुमाइंदे, सूबाई वुज़रा और अहम शख्सियात शहर की शिरकत करेंगी। शहर की ताजर बरादरी को मदऊ किया गया है। शहर की मौजूद शख्सियात को दावत दी गई है। अलबत्ता जमात इस्लामी ने इस तकरीब के बाइकाट का ऐलान किया था। जमात इस्लामी ने वाज़े किया था कि जमात इस्लामी के मुंतखब UC चेयरमैन या टाउन चेयरमैन इस तकरीब हल्फ बर्दारी में हिस्सा नहीं लेंगे। तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी के लोग तो नहीं होंगे, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मुंतखब लोग इस तकरीब में शरीक होंगे। अलबत्ता तकरीब में अभी वक्त है, मुझे लग रहा है कि 5 बजे भी शुरू नहीं हो सकेगी। शदीद गर्मी है कराची में, मुमकिन है कि तकरीब आधा पौन घंटा ताख़ीर से शुरू हो। लाइट्स भी लगाई गई हैं जिस वजह से लग रहा है कि तकरीब देर से होगी, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े इंतजामात हैं। पूरी शाहरा पे सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है। जो करीबी 5 स्टार 4 स्टार होटल है उसके गेट के साथ भी सिक्योरिटी लगा दी गई है। कार्ड्स के अलावा, मखसूस पासेस के अलावा किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आज इस टाइम तो 5 बजे का है, लेकिन आप बता रहे हैं कि तकरीब अभी शुरू नहीं होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो ये बताएगा कि टाइम तो हो गया है मेहमानों के आने का, तो अभी कौन कौन आया है और आने का सिलसिला जारी है?
نہیں جی، مہمانوں کی آمد ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے۔ یہاں سیکیورٹی موجود ہے، مین گیٹ اور 2 گیٹ بنائے گئے ہیں۔ سیکیورٹی گیٹس اندر بنائے گئے ہیں، واک تھرو گیٹس، جن کی وجہ سے جتنے بھی مہمان آئیں گے وہ واک تھرو گیٹ سے ہوتے ہوئے اندر جائیں گے۔ البتہ جو مین گیٹ پہ مہمانوں کی آمد کے لیے ایک استقبالیہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ سیکیورٹی اہلکار ذمہ دار موجود ہیں، لیکن ابھی تک مہمان نہیں پہنچے ہیں۔ چونکہ 5 بجے کا ٹائم ہے تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ مہمانوں کی آمد بھی 5 بجے شروع ہوگی اور تقریباً 6 بجے شاید یہ تقریب یہاں پر شروع ہو سکے۔ جی ٹھیک ہے عاجز جمالی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کی تقریب حلف برداری میں 2 گھنٹے باقی ہیں۔ گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہیں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایس ایس ساؤتھ اسد رضا نے گراؤنڈ پہنچ کر سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندہ جواد آصف سے۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلشن جناح المعروف پولو گراؤنڈ میں، جہاں پر آج کراچی کے نو منتخب میئر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد کی حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج صبح سے جو ہے وہ تقریب کی تیاریاں شروع کر دی گئی تھی اور جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی سخت رکھے گئے ہیں اور اب اس کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ میرا کیمرہ مین آپ کو یہاں پر دکھائے کہ وہ جو گیٹس ہیں وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ واک تھرو گیٹس لگائے ہوئے ہیں۔ سامنے وہ 12 دری کا مقام ہے جہاں پر حلف کی تقریب ہوگی، جبکہ یہاں سے جو ہے وہ انٹری پوائنٹس ہے اور یہاں پر بھی پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہے۔ ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا بھی اس موقع پر موجود ہیں، پولیس کے دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود ہیں، تو تمام تر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لے رہے ہیں اور گراؤنڈ کے چاروں اطراف اور اندر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ چاقو چوبند کھڑے ہوئے ہیں اور جو اس طریقے سے سامنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے واک تھرو گیٹس لگائے گئے ہیں جہاں پر خواتین کی نفری بھی تعینات کی گئی ہے۔ وہ سامنے 12 دری کا مقام ہے جہاں پر اسٹیج لگایا گیا ہے، جہاں پر جو ہے وہ حلف برداری کی باقاعدہ تقریب ہوگی۔ اور جب ہمارے ایونٹ کوآرڈینیٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 1200 جو ہے وہ لوگوں کی سٹنگ کا ایریا بنایا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی یہاں پر اس تقریب کا حصہ ہوں گی۔ جی جواد آصف، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ آپ کو بتا رہے کراچی کے نو منتخب میئر مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان مراد آج حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری میں 2 گھنٹے بعد ہوگی۔ گلشن جناح پولو گراؤنڈ میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ 20 فٹ چوڑا اور 30 فٹ لمبا سٹیج سجا دیا گیا ہے، صوفے اور سینکڑوں کرسیاں رکھ دی گئی ہیں۔ مہمانوں کے استقبال کے گلابی قالین بھی بچھا دی گئی ہے۔ داخلی راستوں پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا نے گراؤنڈ پہنچ کر سیکیورٹی کا جائزہ لیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سندھ کابینہ کے اراکین شرکت کریں گے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے عاجز جمالی وہاں موجود ہیں۔ جی بتائے گا کہ تیاریاں کہاں تک پہنچ گئی ہیں؟ جی ہاں، تیاریاں تو مکمل ہیں۔ یہاں پر جو تقریب ہو رہی ہے آج شام 5 بجے، جو مجھے لگ رہا ہے کہ 5 بجے شروع نہیں ہو سکے گی، ذرا تاخیر سے شروع ہوگی کیونکہ لائٹس لگا دی گئی ہیں جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تقریب میں وقت لگے گا۔ لیکن یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ سیکیورٹی کے اعلیٰ سطحی انتظامات کیے گئے ہیں، اس حد تک کہ میڈیا کو بھی الاؤ نہیں کیا گیا ہے، میڈیا کے کیمروں کو بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو سرکاری میڈیا ہے وہ اس کو کور کرے گا۔ البتہ مہمانوں کی ایک بڑی تعداد کو مدعو کیا گیا ہے۔ تقریباً 5 سال کے بعد، 5 ساڑھے 5 سال کے بعد کراچی میں میئر کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے شہر کی جو معزز شخصیات کی بڑی تعداد، بلدیاتی نمائندگان، اراکین اسمبلی، صوبائی وزراء، وزیر اعلیٰ سندھ، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خصوصی طور پہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو یوں کہا جائے کہ شہر کراچی کی یہ بڑی تقریب ہے تو غلط نہیں ہوگا، چونکہ شہر کراچی کے جو میئر ہیں، میئر اور ڈپٹی میئر ہیں، یہ شہر کے سمجھیں کہ وزیر اعلیٰ کے برابر ہوتے ہیں، شہر کے وہ منتخب نمائندے ہیں۔ دنیا بھر میں میئرز کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو خاص طور پہ میگاپولیٹن سٹی کراچی کے میئر کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے۔ تو میئر کی تقریب حلف برداری ہے تو یہ اس کو بہت بڑی تقریب کہا جا سکتا ہے جس میں شہریوں کی ایک بڑی تعداد شریک ہوگی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آج میئر کے ساتھ ساتھ ٹاؤنز کے چیئرمین بھی حلف لے رہے ہیں۔ کراچی کے 25 ٹاؤنز میں تمام ٹاؤنز کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کی
तकरीब हल्फ बर्दारी भी है। मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन की हल्फ बर्दारी हो चुकी है। मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन की हल्फ बर्दारी की तकरीबात अभी तक जारी हैं। ठीक है आजिज जमाली, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि मुर्तज़ा वहाब के मेयर कराची मुंतखब होने पर शहरियों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। सर बिल्कुल हम खुश भी हैं और खुशी का इज़हार भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने पीएस के अंदर 104 के अंदर सईद भाई की क़यादत में जश्न भी मनाया था। कल हमारा कोरंगी में जश्न हुआ था। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से ये उम्मीद करते हैं कि वो मसले ज़रूर हल करेंगे। और पानी का जो इशू है या सेवरेज का इशू है, सीसी के जो इशू हैं, इंशाल्लाह मुर्तज़ा वहाब से लोगों की जो उम्मीदें हैं ये इंशाल्लाह पूरी होंगी। और एक मुबारकबाद भी पेश करती हूँ इनको कि जो हमारे मेहरान टाउन के काला पुल के कराची के अंदर के ज़्यादातर इशू हैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं हल करेंगे इन चीज़ को। हमारे काम बहुत ज़्यादा किए, अभी भी काम इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखते हैं कि होएगा काम, हमारे काम होंगे। हम इससे खुश हैं, राज़ी हैं, ये काम कराएगा, देखेंगे। ये कि कराची में फर्स्ट टाइम आए, उम्मीद है कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा करें, उम्मीद तो है भाई। बिल्कुल हमें दिली तौर पर हमदर्दी की खुशी है, और माशाल्लाह पहले भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, चाहे भी हुकूमत में थे या हुकूमत के अलावा भी थे, उन्होंने बहुत उनका अच्छा किरदार रहा है। शहरी क्या कहते हैं वो आपने जाना। अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने हाफिज नईम को चैलेंज दे दिया है, साथ ही जमात इस्लामी को शिकस्त तस्लीम करने का मशवरा दे दिया, मिलकर काम करने की पेशकश दोहरा दी। तो जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे, और शिकस्त तस्लीम करने के बाद अब इल्ज़ाम तराशियों को छोड़ के मिलकर साथ काम करें, अगर कराची के साथ सिंसियर है तो, क्योंकि पार्टी की लीडरशिप भी चाहती है कि सब जमातें साथ काम करें। अब वो प्रोपेगेंडाज करने, ट्रेंड चलाने, ये चीज़ें बंद कर दें, क्योंकि ये काम आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिशें की हैं, और इससे कुछ आपको हासिल नहीं होगा कि आपने सोशल मीडिया पे बस किसी की ये उल्टी सीधी बातें करनी है, किसी को अटैक करना है। इस चीज़ को छोड़ दें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जमात इस्लामी के अपने दोस्तों से, भाइयों से, कि अपनी इसको शिकस्त भी नहीं समझते, बस आप समझे कि भाई आप एक इलेक्शन का प्रोसेस है, एक को जीतना है, एक ने हारना है। आपके पास नंबर्स कम थे। कराची में आप MQM के बाइकआउट की वजह से आप लोग कराची में इलेक्शन जीते हैं। अगर MQM बाइकआउट नहीं करती तो आपको बहुत बुरी तरह शिकस्त होती। डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में बल्दिया टाउन के चेयरमैन करीम आसकानी हल्फ उठाने के बाद कहते हैं कि तरक्याती काम करके अवाम के दिल जीत लेंगे। सिटी 21 से गुफ्तगू में करीम आसकानी का कहना था कि वो हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से बातचीत कर रहे थे। कराची में आज टाउन चेयरमैनों की हल्फ बर्दारी थी, और आपके सामने बल्दिया टाउन के नौमुंतखब चेयरमैन करीम आसकानी हल्फ उठा चुके हैं। उनसे बात करते हैं। करीम भाई, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई है, किस तरह लोगों को मुतमईन कर पाएंगे बल्दिया टाउन के एक ऐसे इलाके में कि जहाँ मसाइल ही मसाइल हैं, किस तरह परफॉर्म कर पाएंगे? जी बिल्कुल, बल्दिया टाउन में आप समझो कि पिछले अदवार में कुछ भी काम नहीं हुआ। बल्दियात के अदवार में हम कह लें कि उसमें बल्दिया टाउन को एक कॉर्नर कर दिया गया था। इंशाअल्लाह ताला अब बल्दिया के अवाम ने जो हमें मैंडेट दिया है, 13 की 13 टाउन हमारे पीपल्स पार्टी और उनके इत्यादियों ने विन किया है, और हम अनअपोज आए। इंशाअल्लाह ताला हम बल्दिया टाउन के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है वो पानी का है, उसके बाद हेल्थ का है, उसके बाद आप समझ लो कि एजुकेशन का है। इनमें हम देखते हैं कि बल्दियात में रहकर हम उनके साथ किस तरह इन इशू को सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह सिंध हुकूमत की मुआवनत कर सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम पीपल्स पार्टी ने टाउन भी विन किए हैं, कराची भी विन किया है, सूबा भी पीपल्स पार्टी के पास है। अब हमने सिर्फ और सिर्फ काम करना है, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने डिलीवर करना है, इंशाअल्लाह ताला लोगों के मसाइल जितने कम हो सकते हैं उतने करने हैं। सर बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे करीम आसकानी, जो कि बोल रहे थे काम काम और सिर्फ काम होगा और लोगों को मुतमईन किया जाएगा ताकि आने वाले इंतखाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करे। जी। TMC कुरंगी चेयरमैन का हल्फ उठाने के बाद पीपल्स पार्टी के नईम शेख कहते हैं कुरंगी टाउन में बुनियादी मसाइल को हल करूंगा। मेरा बचपन कुरंगी में गुजरा है, अब खेलों के ग्राउंड्स भी आबाद होंगे। मजीद उन्होंने क्या कहा जानते हैं मोहम्मद हमाद से, जो उनके साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा।
आज टी एम सी कोरंगी में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की जो है हल्फ बरादरी की तकरीब यहाँ पर हुई है, जिसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मुंतखब चेयरमैन जो है नईम शेख ने हल्फ उठा लिया है। हमारे दरमियान मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है। हम नईम शेख से बात कर लेते हैं। नईम भाई, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आप जो है कोरंगी टाउन के चेयरमैन का आज हल्फ उठाया आपने। कोरंगी में मसले मसाइल हमने देखा है बहुत हैं, पानी का, गैस का, सड़कों का, और अगर हम बात करें ग्राउंड्स का, तो ग्राउंड्स यहाँ पर बहुत सारे हैं लेकिन वो आबाद नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं इन ग्राउंड्स को आबाद करने के लिए और जो यहाँ की आवाम है उनके मसाइल को हल करने के लिए आवाम के बीच में रहेंगे और क्या करेंगे उनके लिए? देखें, सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद अपनी पार्टी का शुक्र अदा करता हूँ और कोरंगी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज मुझे इस मनसब पर पहुँचाया और मैं चेयरमैन कोरंगी टाउन का मुंतखब हुआ हूँ। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि मैं इस कोरंगी के अंदर पैदा हुआ हूँ, लांडी कोरंगी के अंदर। मेरी एजुकेशन, मेरा खेलना, बड़ा होना, लड़कपन, स्पोर्ट्स मेरे इसी लांडी कोरंगी में। जैसा आपने ग्राउंड का बताया ना, तो पिछले अदवार में बहुत सारे ये कोरंगी लांडी मशहूर होता था क्रिकेट ग्राउंड और स्टेडियम के हवाले से। आज नापेद, उसकी वजह ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस कराची की आवाम को भी पता है कि उस ग्राउंड पर क्या हुआ। तो इंशाल्लाह जो ग्राउंड बच गए, हमारी सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के लिए, नौजवानों के लिए अच्छे तज़ीन और आराइश कराएंगे, स्पोर्ट्स के ग्राउंड बनाएंगे और पार्क बनाएंगे फैमिलीज़ के लिए। जो हमारी माएँ बहनें घरों पे होती है, अक्सर अमूमन लाइट चली जाती है, लोड शेडिंग का शिकार होती है। तो मेरे जावेद भाई, मेरे सदर है डिस्ट्रिक्ट के, इनकी सरपरस्ती में कोरंगी ऐसा तरक्की करेगा कि वो 3 टाउन के जो लोगों ने पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को नहीं जितवाया, तो वो भी ये कहेंगे कि हमसे गलती हुई है। तो इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन में हमें वो भारी तादाद में जितवाएं ताकि अगले स्टेप में के अंदर उन इलाकों में भी तरक्याती काम हो। मैं आपको आपके तवस्सुल से, आपके चैनल के तवस्सुल से मैं कोरंगी की आवाम को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि कोरंगी को ग्रीन और सरसब शादाब बनाएंगे। आपकी मुझे ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। आपकी सपोर्ट नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। मैं और आप मिलके इस कोरंगी को एक ऐसा तरक्याती याफ्ता टाउन बनाएंगे कि दूसरे टाउन के लोग भी ये कहें कि हमसे गलती हो गई, हम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को जितवाते। तो आज जिस तरह कोरंगी में तामीर और तरक्की का काम सफ़र शुरू हुआ है, हमारे इलाकों में भी होगा। तो इंशाल्लाह वो मायूस ना हो। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी की क़यादत उनकी आबादियों में भी जाएगी, सर्वे करेगी और जहाँ उनकी जो नीड होगी उसके ऊपर काम करेंगे हम इंशाल्लाह। देखिए, कोरंगी टाउन के ये चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि कोरंगी में ना सिर्फ पानी का मसला हल होगा बल्कि जो ग्राउंड आबाद नहीं है उन मैदानों को भी आबाद किया जाएगा और कोरंगी और शाह फैसल और लांडी के जो आवाम है और उनके बच्चे हैं वो उन आबाद ग्राउंड में आकर जो है मुख्तलिफ खेलों की सरगर्मियों से जो है लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे और जो कोरंगी के जो दीगर मसाइल हैं उनको भी ये हल करेंगे। जबकि नईम शेख का ये भी कहना है कि जो दूसरे इलाकों के या दूसरे टाउन्स के जो आवाम है वो भी ये कहेंगे कि हर टाउन से जो है पीपल्स पार्टी का चेयरमैन ही मुंतखब होना चाहिए। तो क्योंकि इनका ये कहना है कि अब मैं यहाँ पे मुंतखब हो चुका हूँ तो कोरंगी और लांडी और शाह फैसल का जो भी मसला होगा उसे हल करूँगा। ठीक है मोहम्मद अहमद, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आजिज़ जमाली का रुख करेंगे। आजिज़, बताइएगा कि एमकेएम ने बॉयकॉट कर दिया था बल्दियाती इलेक्शन का, लेकिन वो इत्तेहादी भी है पीपल्स पार्टी और नून लीग की, तो उनको इन्वाइट किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल एमकेएम को इनवाइट किया गया है, बल्कि जमात इस्लामी को भी इनवाइट किया गया है, लेकिन उन्होंने बाइकाट किया नहीं आ रहे। गवर्नर सिंध की आमद भी मुतवक्का है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी को भी इस तकरीब में शिरकत के लिए दावत दी गई है। क्योंकि वज़ीर आला सिंध भी आ रहे हैं तो मुमकिन है कि गवर्नर सिंध भी शिरकत करें। एमकेएम के जो पार्लियामानी लोग हैं, सिंध असम्बली के अरकान असम्बली हैं, उनकी शिरकत मुतवक्का है आज के इस तकरीब में। इस तरह दीगर जमातों के भी जैसे मुस्लिम लीग नून है, जैसे JUI है, जैसे दीगर जमातें हैं सियासी, उनको भी मदऊ किया गया है, उनको भी इनवाइट किया गया है, दावत दी गई है। अलबत्ता वो लोग शरीक होते हैं या नहीं होते हैं अलग बात है। जमात इस्लामी को सिंध हुकूमत ने अपील की है कि वो इस तकरीब में शिरकत करे। अलबत्ता हाफिज़ नईम रहमान ने आज सुबह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि जमात इस्लामी इस तकरीब का बाइकाट कर रही है, शरीक नहीं हो रही। अलबत्ता ये बड़ी तकरीब है शहर की, मेरा ख्याल है तकरीबन 5 साल के बाद मेयर अपने ओहदे का हल्फ ले रहे हैं, मेयर और डिप्टी मेयर। इसी ग्राउंड में मुझे याद है कि वसीम अख्तर ने भी जब तकरीब हल्फबरदारी हुई तो मेयर का हल्फ इसी ग्राउंड में लिया था, पोलो ग्राउंड जिसको जना ग्राउंड कहा जाता है, गुलशन जना।
इसी ग्राउंड में साबिका मेयरों ने भी हेल्प लिया है। आज भी जो मेयर और डिप्टी मेयर की तकरीब हल्फ बर्दारी इसी ग्राउंड में हो रही है। ये शहर का एक बहुत, इसको 12 ज़रीब कहा जाता है, बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें पूरा स्टेज सजाया गया है, कुर्सियाँ सजाई गई हैं, मेहमानों की आमद का इंतज़ार है। तो बहरहाल ये तकरीब तो अपने वक्त पे या वक्त से ताख़ीर से शुरू हो जाएगी। अलबत्ता इसमें देखना ये है कि कौन शरीक होता है। आजिज़ ये बताएगा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ अली जरदारी को भी मदऊ किया गया है, तो क्या उनकी शिरकत कब तक मुतवक्के है? जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की शायद शिरकत ना हो सके, अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खुसूसी तौर पे इस तकरीब में शिरकत के लिए कराची पहुँचे हैं और वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। उसके साथ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान किशोरी और दीगर अहम शख्सियात जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत करेंगी। चूँकि ये मेयर कराची की तकरीब है और मुंतखब मेयर और डिप्टी मेयर आज अपने जो ओहदे का हल्फ ले रहे हैं, इसके बाद मेयर कराची के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी होगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तकरीब हल्फ बर्दारी है, मुर्तज़ा वहाब बड़े एक्टिव हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 2-3 दिन से ही अपने काम शुरू कर दिए हैं। वो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, मुख्तलिफ नालों का उन्होंने मुआयना किया है, मुख्तलिफ शाहराओं का मुआयना किया है, जो शहर में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमें जारी हैं उनका मुआयना किया है। बल्कि उन्होंने कहा है कि हल्फ से कबल ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। हल्फ एक फार्मलिटी है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी फार्मलिटी है। ज़ाहिर है कि इतने बड़े उहदे का जब हल्फ लिया जा रहा है तो उसके लिए ये तकरीब सजाया जा रहा है। लेकिन मुर्तज़ा वहाब के लिए शहर में बहुत बड़े मसाइल होंगे। शहर कराची लातादाद मसाइल से दोचार है। शहर में पानी का एक बहुत बड़ा मसला है, पीने के पानी जिस पे माफियाओं का कंट्रोल है। सेवरेज का एक बहुत बड़ा मसला है कराची में, उसको हल करना है। ट्रांसपोर्ट का एक हद तक मसला हल किया है। मसाइल के अनबार हैं शहर कराची में, उनको हल करना है। मुर्तज़ा वहाब आज हल्फ उठाएंगे, सलमान मुराद अब्दुल्ला डिप्टी मेयर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे और इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान उनसे हल्फ लेंगे। शाम 5 बजे ये हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी, जो बताया जा रहा है कि सुस्त रवि का इस वक्त शिकार है, लेट भी हो सकती है। आजिज़ जमाली हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे और इक़्तिदार अनवर हमें बल्दिया टाउन चेयरमैन के हमरा कर रहे थे। जवाद आसिफ सिक्योरिटी की सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, जबकि मोहम्मद हमाद टीएमसी कोरंगी चेयरमैन के हमरा मौजूद से और हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि महकमे बल्दियात सिंध में 14 अफसरान को इजाफी ओहदे दे दिए गए। 14 कौंसल्स के माली इख्तियारात दिगर इदारों के अफसरान के सपुर्द महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा आज़ाद नोहरियों से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची जिला काउंसिल समेत 14 काउंसिल के माली उमूर को देखने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ ओहदों पर जो महकमा बल्दियात के इदारे हैं उनमें तैनात अफसरान को इजाफी ओहदे देकर उनको ट्रांजेक्शन अफसर के तौर पर तैनात कर दिया है, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अख्तर अली शेख को ट्रांजेक्शन अफसर DMC जनूबी कराची, रहमतुल्लाह शेख को ट्रांजेक्शन अफसर DMC कोरंगी, इसके अलावा जावेद कमर को ट्रांजेक्शन अफसर DMC बीमाड़ी और शबील हसन को ट्रांजेक्शन अफसर DMC गरबी कराची तैनात किया गया है। इसके अलावा नवीद अहमद फुलाजी को ट्रांजेक्शन अफसर DMC शर्फी, अनीस रहमान को ट्रांजेक्शन अफसर DMC मलिक, शमोना सदफ को ट्रांजेक्शन अफसर DMC वसी और झामन दास को ट्रांजेक्शन अफसर जिला काउंसिल कराची तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा अब्दुलरशीद मलक को ट्रांजेक्शन अफसर जिला काउंसिल हैदराबाद, हकम अली मलक को ट्रांजेक्शन अफसर म्यूनसिपल कमेटी कासमबाग, इसके अलावा शाहजहान कंवर को ट्रांजेक्शन अफसर म्यूनसिपल कमेटी टंडो जाम, परवेज भुट्टो को ट्रांजेक्शन अफसर टाउन कमेटी होसड़ी, जबकि मोहम्मद हाशिम मंगनेज को ट्रांजेक्शन अफसर टाउन कमेटी नौशरा फरोज और अली गुलजार काजी को ट्रांजेक्शन अफसर टाउन कमेटी पनवा कल तैनात कर दिया गया है। जी आज़ाद नोहरियों हमें अहम तैनातियों के हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में दूध की कीमत का अहम इजलास मंगल 20 जून 2023 को कमिश्नर कराची के दफ्तर में तलब कर लिया गया। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइस को भी दूध की कीमत के वर्किंग पेयर की तैयारी के साथ आने की हिदायत कर दी गई है। तफसीलात जानेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा कि ये वही इजलास है जो मुलतवी कर दिया गया था मौसमी हालात की वजह से?
جی بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو طوفان آ رہا تھا اس کے پیش نظر جو اجلاس ہونا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا تھا. اب ایک بار پھر جو ہے کراچی میں دودھ کی قیمت کا اہم اجلاس منگل 20 جون کو کمشنر کراچی کے دفتر میں طلب کر لیا گیا ہے. کمشنر کراچی اقبال میمن کی سربراہی میں دودھ کی قیمت کے معاملے کا اجلاس منگل کو دوپہر 12 بجے ہوگا. اور کمشنر کراچی کی سربراہی دودھ کی قیمت کے معاملے پر اہم بیٹھک جو ہو رہی ہے اس میں بیورو آف سپلائی اینڈ پرائز کو بھی دودھ کی قیمت کے ورکنگ پیپر کے ساتھ تیاری کے ساتھ آنے کی ہدایت کی گئی ہے. اجلاس میں ڈیری فارمر ریٹیلر کے نمائندے کو بھی طلب کیا گیا ہے. کنزیومر ایسوسی ایشن کے چیئرمین کوکب اقبال اور چیئرمین کنزیومر رائٹ شکیل بیگ کو بھی اجلاس میں بلایا گیا ہے. اور یہاں پہ دیکھا جائے جو کنزیومر ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ پچھلی دفعہ جو اجلاس ہوا تھا کمشنر کراچی نے کہا تھا کہ سرکاری قیمت دودھ کی کراچی میں 180 روپے مقرر کی گئی ہے, اس سے زائد نہیں فروخت ہوگا. لیکن شہر میں اب بھی فی لیٹر دودھ 210 سے 220 روپے فی لیٹر تک فروخت ہو رہا ہے. اور کنزیومر ایسوسی نے مطالبہ کیا ہے کہ کمشنر کراچی پہلے 180 روپے سرکاری ریٹ پہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں, اس کے بعد نئی قیمت کا تعین کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشرف خان آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے فیڈرل بی ایریا بلاک 19 میں بس ٹرمینل کا افتتاح کر دیا. رہنما پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم حسین کہتے ہیں 3 ایکڑ رقبے پر تجاوزات کو ختم کر کے بس ٹرمینل بنایا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سیاست کو بلائے طاق رکھ کر بہتری کے اقدامات کیے جائیں گے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے رضوان احمد سے. جی رضوان بتائیے گا. جی بالکل, دیکھیے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے النور سوسائٹی راشد مناز روڈ سے متصل بلاک 19 فیڈرل بی ایریا میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے پہلے بس ٹرمینل کا افتتاح کر دیا. بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ ٹرمینل جو ہے یہاں پر تجاوزات کی بھرمار تھی اور یہ KDA کی اراضی ہے جہاں پر ضلع انتظامیہ کی سپرویژن میں آپریشن کیا گیا تھا چند ماہ قبل, اور تمام تجاوزات ہٹا کر ایک خوبصورت بس ٹرمینل جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے, جس کی وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اب نہ صرف راشد مناز روڈ بلکہ جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے دیگر مقامات ہیں وہاں سے غیر قانونی بس اڈوں کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو جو ہے ٹریفک فلو بہتر ملے گا سڑکوں پر. اس کا افتتاح ڈاکٹر عاصم حسین کی جانب سے کیا گیا ہے. خصوصی گفتگو ہم نے کی ہے ان سے, جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سیاست سے بالا تاک ہو کر جو ہے تمام اقدامات اب تک ہم نے اٹھائے ہیں. تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ اب منتخب بلدیاتی نمائندے آ رہے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر اس شخص کو, ہر اس بلدیاتی نمائندے کو وہ سپورٹ کریں گے جو کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس ترقی کے سفر کو جاری رکھنے میں ان کا ساتھ دے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں ان کی وہ باقاعدہ مانیٹرنگ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مثبت تجاویز بھی ان کے پاس موجود ہیں جو کہ وہ منتخب نمائندوں کو دیں گے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کا معیار زندگی جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے. معیار زندگی بہتر بنایا جائے گا. عاصم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عاصم حسین نے سٹی 21 سے خصوصی گفتگو میں کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. ضلع بستی کو تقریباً 19 ارب روپے ملے ہیں اور جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, روڈیں بن رہی ہیں, تجاوزات ہٹ رہے ہیں, انلیگل جو لوگوں نے چیزیں بنا رہی ہیں وہ صاف کر رہے ہیں اور ہم اس کے اندر اپنی کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ زمین خود ایک قبضہ تھی, یہ 3-4 ایکڑ ہے وہ اس کے اوپر ہم نے صاف کرایا اور یہ جو جگہ جگہ بسیں کھڑی ہوتی ہیں, رکشے کھڑے ہوتے ہیں, یہ ایک بس اڈے کا پلاٹ ہے اوریجنلی KDA کی اسکیم میں. تو ہم چاہیں گے کہ جو ادھر ادھر گلیوں میں ٹرکیں بسیں کھڑی ہوتی ہیں وہ سب یہاں پہ آ کے کھڑی ہوں. کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے اینڈ دس از ابو پارٹی پالیٹکس. چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو, اگر وہ کام کرے گی تو ہم اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اگر وہ کام خود نہیں کرنا چاہتے تو ہمارا ان سے جھگڑا ہوگا پھر. بٹ ترقیاتی کام جو بھی ہیں انہیں کرنے پڑیں گے, ان کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. بہرحال الیکٹڈ لوگ ہیں اور ہم ان کے مینڈیٹ کو رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اور ہم ان کو فورٹیفائی کریں گے کہ یہ چیزیں کر سکیں. اس سال ڈاکٹر عاصم حسین کی گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کے بادل, انڈیکس میں 655 پوائنٹس کی کمی واقع 40,646 کی سطح پر آ گیا. تفصیلات جانیں گے. بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسیم بتائے گا, آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے, مندی دیکھی جا رہی ہے.
جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کا پہلا روز ہے اور جب کاروبار کا آغاز ہوا تھا صبح میں تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو پاکستان اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پازیٹیو پرفارم کر رہی تھی اور ابتدا میں تقریباً 100 انڈیکس میں 100 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کے دوسرے سیشن میں منڈی کے بادل چھا گئے ہیں اور 100 انڈیکس میں جو ہے وہ تقریباً 655 پوائنٹ سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے اور اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 انڈیکس جو ہے وہ تقریباً 40,621 کی سطح پر آ گئی اور مزید 680 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے 100 انڈیکس میں۔ جو PSX ذرائع ان کا بتانا یہ ہے کہ IMF کے ساتھ حکومت پاکستان کے معاملات جو ہے وہ طے نہ ہو پانے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیوں کے حوالے سے جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کے حوالے سے سرمایہ کار ہیں وہ محتاط ہو گئے ہیں، پروفٹ ٹیکنگ کا عمل دیکھا جا رہا ہے، اس وجہ سے بندی کے بادل چھا گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بسیم افتخار آپ کا۔ بارٹر ٹریڈ سے ڈالر کی طلب میں کمی ہوگی۔ کراچی کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن کے سابق صدر خرم اعجاز نے کہا ہے کہ درآمدات پر FI فارم کی وجہ سے مسائل بڑھے۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اشرف خان سے۔ جی بتائیے گا۔ دیکھا جائے تجارت کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس وقت دیکھا جائے ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے، کسی بھی ریجن سے اگر کوئی مال ہے وہ کیسے آ سکتا ہے جانتے ہیں۔ کراچی کسٹم ایجنٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر خرم اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں پاکستان کو امپورٹ میں جو مسائل ہیں کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، مسائل میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے خود کریٹ کیے ہیں کچھ۔ ایک یہاں ہے فائنینشیل انسٹرومنٹ، یہ ہونا چاہیے، اس کے بغیر امپورٹ نہیں ہوگی، جو یہ ایک بہت بڑا اریٹنٹ ہے اور جس کو کسی زمانے میں ورلڈ بینک نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے یہ بہت بڑا اریٹنٹ ہے۔ اور اب چونکہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی، ریسٹرکٹ کیا امپورٹ کو، تو اس کے بعد لوگوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، یہاں مال آئے ہوئے پھنسے۔ اب ایک چینل ایسا ہے کہ یہ ایک خوش آئند ہے کہ گورنمنٹ نے ایک تو بارٹر ٹریڈ جو ہے اس کا ایک جو نیا میکانزم نکالا ہے، اس میں لوگوں کی اچھی جو ہے وہ فیڈ بیک آ رہی ہے اور اس میں بلکہ لوگوں کے بھی ہماری معلومات کے مطابق اپلیکیشنز بھی دی ہیں منسٹری آف کامرس میں۔ اسی طرح ایران سے کچھ کنسائنمنٹس آتے ہیں، چونکہ وہاں بینکنگ چینل نہیں ہے تو اس میں فائنینشیل انسٹرومنٹ جو ہے وہاں پہ کورٹ نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ چونکہ بینکنگ چینل نہیں ہے تو لوگ اپنی امپورٹ کر سکیں، تو اس میں ایرانی گڈس آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب چونکہ ایک ٹریڈنگ ہب ہے اور یہ ایک انٹرنیشنلی یہ چیز الاؤ ہے، تو لوگ مجبوراً بھی کہہ لیں یا اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بالکل نہیں دیکھا جا رہا گورنمنٹ کی طرف سے اور لوگوں کے پرابلمس کو نہیں دیکھا جا رہا۔ تو ایران سے جو ہے وہ کچھ کنسائنمنٹس آ رہے ہیں جو ایران اوریجن بھی ہیں اور ادر دین ایران اوریجن بھی ہیں، جو کہ لیگل جو فریم ورک ہے اس کے اندر فلفل کرتے ہیں۔ خرم بھائی، اگر ہم دیکھیں صورتحال کہ پاکستان کی جو انڈسٹری نہیں چل پا رہی ہے، خام مال نہیں ہے، آٹو سیکٹر بیٹھا ہوا ہے، دیگر سیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹری کی پیداوار 50% رہ گئی ہے، تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ امپورٹ کے ماہر بھی ہیں کہ کس طریقے سے کلیئر کرا سکتے ہیں، تو اس میں کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں وہ بھی اپنی مشینری کے لیے، اپنے مولڈ کے لیے دوسرے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تو پہلے مشینری کے اوپر بھی ریسٹرکشن کر دی تھی، اور ابھی بھی اگر آپ کو کسی کو مثال کے طور پہ اگر کوئی مشینری کا پرزہ خراب ہو گیا ہے یا اسے اپنا مولڈ منگوانا ہے تو اسے ایک بہت لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ جیسے کہ آپ نے سنا، یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بجٹ بھی آ گیا، لیکن اس کے بعد ابھی بھی درآمدی خام مال میں مسائل کا سامنا ہے۔ یہاں پہ جو ماہرین نے جو رائے دی ہے کہ حکومت کو ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ درآمدی خام مال آ سکے اور انڈسٹری کا پہیہ چل سکے۔ جی اب آپ کو بتائیں، ایکسپو سینٹر میں 15ویں فوڈ ایگری رائس لائیو اسٹاک پیکیجنگ ٹیکنالوجی ایشیا نمائش کا آج آخری روز ہے۔ تفصیلات بتائیں گے بسیم افتخار۔ جس وقت ہم ایکسپو سینٹر میں موجود ہیں اور ایکسپو سینٹر میں ایگریکلچر، فوڈ، پیکیجنگ، پلاسٹک سمیت جو مختلف سیکٹرز ہیں ان کی ایگزیبیشن جاری ہے اور آج آخری روز ہے۔ یہ انٹرنیشنل ایگزیبیشن ہے جس میں مختلف ممالک نے بھی شرکت کی ہے، مختلف جو ہماری جو کمپنیز ہیں، لوکل کمپنیز ہیں، انہوں نے بھی اپنی پروڈکٹس شوکیس کی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ وزٹر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں، آپ ہی بتائیے گا کہ اس ایگزیبیشن میں آئے ہیں جو مختلف ہماری لوکل کمپنیز ہیں، انٹرنیشنل جو کمپنیز ہیں، انہوں نے پلاسٹک، پیکیجنگ، ایگریکلچر، رائس سیکٹر سے متعلق اپنی جو پروڈکٹس ہیں جس میں مشینری بھی ہے وہ یہاں پر رکھی ہے، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو کمپنیز ہیں ان کے اندر بہت پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کر سکتی ہیں؟ جی دیکھیں، جو آپ نے آخری سوال کیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی اور یہاں پہ کام کرنے والے لوگ بہت ہیں اور ہمارے یہاں اسکل لیبر بھی بہت ہے۔ صرف بات یہ ہے کہ اگر ان کو مطلب پراپر طریقے سے ان کو دی جائیں چیزیں اور ان کو کام دیا جائے تو یہ ضرور کریں گے۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی کہ کافی
लोकल मैन्युफैक्चरिंग फूड मशीनरी की भी यहाँ पे हैं कंपनीज़ जो यहाँ पे फूड मशीनरी बना रही है, और उनकी क्वालिटी भी मैंने देखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। और बाकी ये कि ज़ाहिर बात है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब फॉरेनर्स इधर आएंगे और फिर उनको एक और मज़ीद यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी उनको मिलेगी तो मज़ीद अच्छा हमारे यहाँ इस पे काम होगा बेसिकली। विजिटर जिनका कहना है कि इस तरीके की एग्जीबिशंस होते रहने चाहिए, क्योंकि ये एग्जीबिशन में आए हैं और यहाँ पे बिलखुसूस जो लोकल कंपनीज़ ने अपनी फूड प्रोडक्ट्स समेत मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं उनसे मुताल्लिक अपनी मशीनरी पेश की है जो कि हैवी मशीनरी है और उसको ऑपरेशनल करके भी दिखाया है। तो इनका कहना है कि पाकिस्तानी कंपनीज़ बहुत बासलाहियत हैं, बस उनको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि वो आलमी मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकें। मजमूई तौर पर यहाँ पर आके जो शुरका हैं उनको अच्छा महसूस हो रहा है और बिलखुसूस मुख्तलिफ जो लोकल और इंटरनेशनल जो कंपनीज़ की मसनूआत है उसके हवाले से उनको मालूमात हासिल हो रही हैं। जी, अजीज़ भट्टी के इलाके में 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का केस जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरकी ने तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली है। तफसीलात जानेंगे शहरयार सदीकी से। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिटी कोर्ट में। अजीज़ भट्टी थाने की हदूद में मुल्ज़िम मुदस्सिर जावेद, बिलाल अख्तर और इमरान अख्तर समेत 9 मुल्ज़िमान के खिलाफ 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत के फ्रॉड के मुकदमे पर जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में आज अहम समाअत हुई। नामजद मुल्ज़िम मुदस्सिर जावेद के वकील की जानिब से मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत आज अदालत में दायर की गई, ताहम मुद्दई मुकदमा असगर अली के वकील एडवोकेट सैयद सैफुल्लाह शाह की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुल्ज़िम ने मुद्दई मुकदमा के साथ साल 2017 में गारमेंट्स का कारोबार किया। मुद्दई मुकदमा असगर अली की जानिब से मुल्ज़िम मुदस्सिर जावेद को तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का सामान जो है वो कारोबार के लिए दिया गया था, जिसके एवज़ मुल्ज़िम की जानिब से मुल्ज़िम को अब तक सिर्फ जो है वो 25 लाख रुपए की रकम अदा की गई और उसके बाद मुल्ज़िम जो है वो फ़रार हो गया। तमाम तर तफसील जो है वो मुद्दई के वकील की जानिब से अदालत को बताते हुए अदालत से ये मुतालबा किया गया कि मुल्ज़िम ने जो है वो इससे कबल भी कई लोगों के साथ फ्रॉड किया, जिसकी तफसील जो है वो आज मुद्दई के वकील ने अदालत में पेश करते हुए मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए मामले की शफाफ तफ्तीश का जो है वो मुतालबा किया है अदालत से, जिस पर आज अदालत की जानिब से तफ्तीशी अफसर से वाक़े की मुकम्मल तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है और जो है वो केस की समाअत 1 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला 1 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी, नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में 6 लाख रुपए वाला बकरा शहरियों के तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल से। जी बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर सजाई जाने वाली मवेशी मंडी में मैं इस वक्त जो है बकरों की मंडी में मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में बहुत सारे बकरे मौजूद हैं और एक खूबसूरत और बड़ा बकरा भी यहाँ पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन गुलफाम शेख आपको दिखा सकें तो ये बकरा है जो कि बकरा मंडी में जो है वो इसको ये एक बड़ा बकरा है और इसकी कीमतें भी जितना ये खूबसूरत है उसी तरह इसकी कीमतें भी ज़्यादा हैं। व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इस बकरे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा ज़रा सर कि इसको किस तरीके से पाला गया है और क्या कीमत मांग रहे हैं? ये छोटा होता है, इसको दाना खिलाते हैं, मक्खन खिलाते हैं, खीर पीते हैं। ये बच्चे कीमत क्या है, कितने रुपए में देंगे? ये 6 लाख के ऊपर जो मांगेगा उसको मिलेंगे। डिमांड इसका है 6 लाख। ठीक है, अगर कोई 6 लाख से कम कहता है, कोई कहता है 4 लाख में दे दें, 2 लाख में दे दें, तो आप देंगे? हम नहीं देंगे। ठीक है, यकीनी तौर पर व्यापारी का ये कहना है कि बड़े नाज़ो नखरे से इसको पाला है, तो इसका कोई अगर कदरदान मिलेगा, अगर कोई सही कीमत इसकी मुकर्रर करेगा तो ही हम इसको बेचेंगे, फ़रोख्त करेंगे। क़ुरबानी के लिए अगर कोई लेकर जाएगा इस बकरे को तो हम देंगे। इसके अलावा अगर 6 लाख से कोई कम की डिमांड करेगा तो हम इस बकरे को नहीं फ़रोख्त करेंगे बल्कि इसे साथ ही ले जाएंगे। जी, कराची मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई है। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से जो मंडी में मौजूद हैं। देखिए जी, नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में इस वक्त कारोबार तो जारी है, लेकिन लोग जो है वो भाव ताव करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने जानवर की ख़रीद के लिए। यहाँ पर मेरे साथ एक भाई मौजूद है जिन्होंने अपना जो है वो अपने हिस्से का एक जानवर यहाँ से सिलेक्ट किया है, सुजुकी में लोड कर दिया गया और आप ये अपने घर पर जो है ये जानवर लेके जाएंगे। ईद कुर्बा पर इसकी कुर्बानी की जाएगी। हम बात करते हैं इस भाई से। भाई, कितनी मेहनत लगी इस जानवर को ढूंढने में? हम माशाल्लाह तकरीबन सुबह से आए हुए हैं, कीमती वक्त लगा रहे हैं अपना, और अभी तकरीबन 6-7 घंटे हो चुके हैं। अभी माशाल्लाह पंजाब ब्लॉक में मेरा सौदा बना है और बस ये मंडी तो बहुत तेज़ है, पिछले साल से तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन ये कि बात बात पे डिपेंड करता है कि कैसे आप सौदा बना सकें।
कितने का आपने जानवर लिया और व्यापारी ने कितने बताया? इसके तो व्यापारी ने 2.20 कहे थे, लेकिन माशाल्लाह से 1.44 का हमने जानवर लिया ये। जी बिल्कुल, 2.20 बताकर 1.44 में जो है वो जानवर को इस कस्टमर के हवाले किया गया है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जानवर की खरीदारी के लिए आए थे। भाई चल चल के टांगे और थक गई होंगी, इतनी बड़ी। जाहिर सी बात है, मवेशी मंडी बहुत बड़ी है, तो इसके ब्लॉक्स ही 48 ब्लॉक्स हैं। तो खैर हमें जानवर बहुत अच्छा मिल गया माशाल्लाह। हमें इस बात की खुशी है, हमें अपने रेट पे जानवर मिला है और बहुत अच्छा जानवर है, 2 दांत का। ये कितने मन का जानवर होगा? ये तकरीबन 3 से 3.5 मन व्यापारी ने बताया। अंदर मैंने देखा वहाँ पे तो तकरीबन 4 लाख 5 लाख ये प्राइसेस बता रहे हैं। प्राइसेस तो आपको पता है महंगाई है और उसकी वजह से लोग बताते ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे इस मंडी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि यहाँ पे आपको 50,000 से लेके 1 करोड़ तक का जानवर मिलेगा। अच्छा, आने में कोई खौफ तो नहीं हुआ? रास्ता इतना लंबा, पहले तो सुराब गोट पर थी, अब यहाँ पर है। नहीं, किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। ये बहुत अच्छी जगह सोसाइटीज़ में बनी हुई है। रोड आप देखें और हर तरफ पुलिस की पिकेट लगी हुई है, रेंजर्स है, पुलिस है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं। जी बिल्कुल, ख़रीदार तो बहुत ज़्यादा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की नफरी जो है वो तैनात है, जो कि वक्तन फ़वक्तन रैंडमली लोगों को चेक भी कर रही है और साथ ही यहाँ पर आने वालों से जो है वो पूछताछ भी कर रही है कि उनको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है। जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर 48 ब्लॉक्स हैं, यहाँ पर उन ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त ख़रीदारी का अमल जो है जारी है। लेकिन शाम के वक्त यानी जो मगरिब की अजान होती है तो इसके बाद यहाँ पर खासी जो है वो तादाद में लोग आना शुरू हो जाते हैं और फिर रात गए तक, सुबह फजर की अजान तक जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी रहती है। इस वक्त दोपहर का टाइम है तो लोगों ने जो है वो अपने रेट थोड़े से डाउन किए हुए, लेकिन रात में जो है इस पूरी मवेशी मंडी के अंदर जो है वो जानवरों के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा अप हो जाते हैं। जी।